हे एवरीवन, हेलो यार बच्चों, क्या हाल चाल। हाय बच्चेवाड़ी, हेलो मंथन, हाय अतिया, हेलो चिरांशी, हेलो समन, नीट एस्पिरेंट, हर्षिता, बुकाय। चलो, कुछ पुराने नाम भी हैं और कुछ नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं। हाय पियाली, कुंजन, सारा, सेजल, राहुल। आई एम वेरी एक्साइटेड बेटा, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि हम लोग कल से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली ऑल द अर्ली स्टार्टर्स डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। क्योंकि 2021 के पेपर में आपने देखा है बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है ना। प्रैक्टिस इज वेरी मच नीडेड, जिससे कि आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाए, क्योंकि अब लेंदी पेपर्स भी आ सकते हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो पढ़ने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो बता दीजिए, हाउ इज द जोश बेटा, हाउ इज द जोश। नीट 2022 वालों, जोश कैसा है? जोश हाई है? यस। अच्छा, मुझे आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं काफी थका हुआ लग रहा हूँ चेहरे से। जो लोग मुझे रेगुलर देखते रहते हैं, आपको दिख रहा होगा कि आज सर कुछ अलग से दिख रहे होंगे, है ना। तो थकान है, क्योंकि थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और काफी बिजी लाइफ चल रही है ना। यस। हाई जोश ना, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम इस सेशन में आखिर क्यों आए भाई? कैसे आना हुआ आज आपका यहाँ पे? इधर का रास्ता कैसे भूल गए आप? तो बेटा आज का सेशन इसलिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का ना कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट वीक होता है। और अगर वो बेसिक कंसेप्ट वीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, है ना, थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो आज हम बस यही कोशिश करने वाले हैं कि आज जो चीजें जरूरी हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वो हम लोग यहीं पे फिनिश कर दें। ठीक है, धड़ाधड़ एकदम फिनिश कर दें। कल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास हो सकता है सुबह रखूंगा 11 बजे, ठीक है, क्योंकि शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं सुबह सुबह ले लूंगा क्लास, इफ यू डोंट माइंड। अगर सब कुछ सही लगे आपको, कोई परेशानी नहीं है, सुबह रख देंगे क्लास, ठीक है। यस, सुबह सुबह बढ़िया फ्री हो जाना। राइट एवरीवन। चलिए, बिफोर 11 ओके, कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, वी विल डिस्कस दैट, है ना। यस। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा 2022 का बैच अटेंड करके भी पढ़ रहा है, तो भी उसको उन चीजों में परेशानी नहीं आएगी कि 11th का कुछ छूट गया है, 11th के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग द मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा जहां पे 11th के कंसेप्ट जो उस चैप्टर में काम आएंगे ना बेटा, वो पढ़ा दूंगा। बात क्लियर हो रही है क्या? सर ने क्या बोला? कहने का मतलब आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो चीजें यूज हो सकती हैं वो सब पढ़ा दूंगा। कल को मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा प्लस पे, तो उससे पहले एक स्पेशल क्लास लेके मैग्नेटिज्म के लिए जो जो चीजें बेसिक चाहिए वो सब पढ़ा दूंगा, ताकि एकदम स्मूथ चलेगी क्लास। हालांकि 11th का बैच अलग से चलेगा, तो वहां पे डिटेल में ये टॉपिक्स होंगे ही होंगे, वो आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी मोमेंट पे 12th का कोई चैप्टर समझना चाहता है और 11th का मान लो नहीं पढ़ रखा ना, वेक्टर्स नहीं पढ़ रखा, तो भी उसको अच्छे से समझ में आ जाए, दिस इज द प्लान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों से मैं एक सिंपल सा एकदम, है ना, क्विज करना चाहता हूं। देखते हैं कितने लोग इसको क्रैक कर पाते हैं और कितने लोगों को ये बिल्कुल बाउंसर सा फील होता है। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि मास ऑफ पार्टिकल 1 kg ईच प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, कहां कहां पे रखे हैं भाई? 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे और इंफिनिटी पे। तो इतने सारे मासेस यहां पे रखे हुए हैं। आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास ऑफ 3 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये कितना होगा? तो आपको शायद ये पता होगा बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला एकदम सिमिलर होता है, हाँ या ना? अगर ये बात पता है ना, तो एक बार जल्दी से वो जो ताली वाला है ना इमोजी बेटा, वो बना दो, सब लोग समझ जाऊंगा मैं, तुम्हें पता है ये बात। ग्रेविटी में यही फॉर्मूला हो जाता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पे हो जाता है KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है, यही तो फॉर्मूला होता है ना बेटा। यस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आप कल पढ़ेंगे तो ये वाला है। आपसे क्या पूछा गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3 kg मास। क्यों दिया है ये क्वेश्चन? अभी आप तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पोल। 5 4 3 2 1 गो। लेट्स सी कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। हालांकि भारत एक डेमोक्रेटिक प्रदेश है बेटा, और यहाँ का लोकतंत्र सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ का। और अभी आप लोकतंत्र की एक छोटी सी झलक यहाँ पे देखेंगे। मोदी जी होते तो बहुत ज्यादा शर्मा जाते कि ये लोकतंत्र तो हमारे पोल में भी नहीं दिखा था, 300 सीटें लेके आए थे हम। बट यहाँ पे देखो बेटा, तुम लोकतंत्र का हाल देखो बेटा। यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है उसके साथ ज्यादातर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं
इट लुक्स लाइक कि गलती से राहुल गांधी को वोट पड़ चुके हैं यहाँ पे, और मोदी जी जो एक ए ऑप्शन में थे 15% वोट लेके सबका मुंह देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, नोटबंदी ही तो करी थी, ये क्या कर दिया। अच्छा, समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, समझने के लिए तैयार हो? तो इस सेशन का 2022 का पहला कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अर्ज किया है बेटा कि यहां पे आपको ऐसा बोला गया है ना बच्चे कि ढेर सारे मासेस हैं, कहां कहां है, सबका पोजीशन गिवन है। देखो, पहला मास रखा है x बराबर 1 पे, दूसरा रखा है x बराबर 2 पे, 4 पे, 8 पे। एक पैटर्न बन रहा है, देखिए ध्यान से, 1 2 4 8। पहला मास 1 पे, दूसरा 2 पे, 4 पे, फिर 8 पे। ये सारे मासेस कितने केजी के हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये सारे मासेस सर 1 केजी के हैं। अरे वाह, समझ आया सर। मतलब ये ससुरा भी 1 केजी का है सर, ये नमूना भी बिल्कुल 1 केजी का है सर, ये भी 1 केजी का है, ये भी 1 केजी का है, और ऐसे ढेर सारे हैं। कितने हैं? अप टू इंफिनिटी, लास्ट वाला इंफिनिटी पे रखा है। और जो इसका ओरिजिन है ना बेटा, ये जो ओरिजिन है ना, यहां पे है एक और मास, यहां पे है एक और मास जो कि है 3 केजी का। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। एक और मास है जो सेंटर पे है, जो है 3 केजी का। ऐसा पूछा गया कि ये तो यहां अकेला है ना, शेर है, ये अकेला है, बट ये कुत्ते हैं, झुंड में आए हैं, ये सब मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सब के सब मिलके फोर्स लगा रहे हैं शेर के ऊपर। तो बताओ शेर पे टोटल फोर्स कितना लगा? तो इसने भी इसको रिपेल किया होगा, इसने भी इसको रिपेल किया होगा, सब के सब रिपेल कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। पहले ये देखते हैं इसने इस पे कितना फोर्स लगाया। बहुत सिंपल है, देखो तो G m1m2 प्रोडक्ट 3 आएगा क्या बेटा? अरे इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, एक 1 केजी का है, एक 3 केजी का है, तो 3 हो गया। डिवाइडेड बाय, बोलो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? तो सर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, खत्म। Gm1m2 बाय r स्क्वायर। पहले वाले का काम तमाम हो गया है सर। दूसरे वाले पे आते हैं, ये वाले पे कितने केजी का है? ये भी 1 केजी का है, तो देखो ये 1 और ये फिर से 3, उसी पे तो फोर्स निकालना शेर पे, तो ये हो जाएगा अगेन 3 into 1, लेकिन डिस्टेंस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? प्लस अब इसका देखो, ये 1 और ये 3, तो फिर से G इंटू 3, लेकिन डिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों? 4 का स्क्वायर। 30 सेकंड का समय लो और अपने आप को समझाओ कि क्या ये क्लियर है आपको बेटा, कि सर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, राइट? हाँ, अच्छा अगले वाले में कितना आ जाएगा? G इंटू 3 अपॉन 8 का स्क्वायर। मतलब ऊपर G इंटू 3 कॉन्स्टेंट है क्योंकि मासेस सेम है सभी केस में, लेकिन डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। एक बार लास्ट टाइम रिपीट करता हूं बेटा, यहां भी 3 है, यहां भी 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 था, तो हमने लिखा G इंटू 3 अपॉन 1 स्क्वायर। यहां भी 1 है, यहां भी 3 है, तो अगेन G इंटू 3, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो नीचे 2 स्क्वायर। उसके बाद देखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, उनके बीच का डिस्टेंस 4, तो 4 स्क्वायर नमूनो, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, उनके बीच का डिस्टेंस 8, तो 8 स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो लिख लिया था, ये अप टू इंफिनिटी जाएगा, 3G अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए ये वाली कक्षा रखी गई है। ये क्लास इसीलिए है कि आपको ये समझा दिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब बेटा चलते हैं बचपन में। कभी ऐसा कुछ देखा है लाइफ में? नहीं सर नहीं देखा, ऐसा पसंद नहीं था देखना, तभी तो बायो लिया था सर। क्या बात कर रहे हो सर आप भी, मतलब है? अरे सर बेटा ऐसा देखा होगा तुमने, तुमने देख के इग्नोर कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन देखने को तो पक्का मिला ही होगा। ये प्रोग्रेशन बेटा जीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या खास बात होती है पता है बेटा इसकी? क्या खास बात होती है बेटा इसकी? ये ना ऐसे होता है, पहला टर्म होगा मान लो ए, ठीक है, दूसरा होगा मान लो बेटा ए इंटू आर, तीसरा होगा मान लो बेटा ए इंटू आर स्क्वायर, ऐसे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पहला टर्म ए, दूसरे में देखो कुछ तो आर मल्टीप्लाई हो गया, हाँ, तीसरे में आर फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो आर स्क्वायर। ओहो हो, अगले में क्या होगा तुम खुद ही बता सकते हो, आर क्यूब। अच्छा, मतलब जैसे 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 आगे बढ़ते हैं आर मल्टीप्लाई होता जाता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, एरिथमेटिक में जुड़ता जाता है बेटा। एरिथमेटिक तो सिंपल है, 1 2 3 4 लिख दो, एरिथमेटिक इसमें तो एक जुड़ता जा रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, आर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि आर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है? यस। अगर आपने ए पहचानना सीख लिया, पहला टर्म, अगर आपने ये पहचान लिया कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ये इंफिनिटी तक जाता है ना बेटा,
तो इसका समेशन का फॉर्मूला ये है, देखो नीचे दिख रहा है सबको फॉर्मूला। ये वाला कम पूछते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट जनरली इंफिनिटी तक ही पूछते हैं। अगर इंफिनिटी तक जाता है तो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, a/1 - r। अब बस सवाल ये है कि क्या हम a को पहचान पाएंगे, क्या हम r को पहचान पाएंगे? आइए पहचानते हैं। a का मतलब क्या होता है, पहला टर्म। एक काम करो, सिंपल सी बात बताता हूं, यहां से ना 3g को आप बाहर ले लो, ले सकते हैं क्या 3g को बाहर? हाँ, तो यहां क्या बचेगा 1/1 का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या बचेगा बेटा 1/2 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 4। 2 दूनी 4 होता है बेटा, यहां पे 1 लिख लो, यहां पे 4 लिख लो, प्लस यहां पे 1/, देखो 4 चौक 16 हो गया बेटा। ओहो, कुछ कुछ दिख रहा है, यहां पे 1/64 हो गया बेटा। ओ माय गॉड, अब देखना ध्यान से, इस 3g को अलग छोड़ दो, ये है आपका a, पहला टर्म है a प्लस, अच्छा इसमें बताओ a में क्या मल्टीप्लाई हो गया, a में मल्टीप्लाई हो गया 1/4, तो r है बेटा 1/4 प्लस, यहां पे देखो a तो 1 है, इसमें 1/4 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है क्या, तभी तो 1/16 बनेगा। हाँ, मतलब r भी पकड़ में आ गया है, ये r स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पे r था प्यारे बच्चों। अच्छा 1/64 को क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 है ना, इंटू है, तो ये r³। क्या r सबने पहचाना? यस। क्या a सबने पहचाना? यस। डन एंड डस्टेड। अब क्वेश्चन खत्म है आपका। अब बताओ a कितना है, a है सर 1, r कितना है बेटा, तो r है सर 1/4। वैल्यू रखो आंसर पाओ, वैल्यू रखो आंसर पाओ। चलो देखते हैं, वैल्यू रखते हैं ना, तो s इंफिनिटी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, नीचे आ जाएगा बेटा 1 - 1/4 है ना, r की वैल्यू 1/4, तो 4 - 1 3/4, इसका आंसर आएगा बेटा 4/3। वो जो लंबा सा समेशन था, इतना लंबा समेशन था, उसका आंसर क्या है, क्या है बेटा उसका आंसर, उसका आंसर है 4/3। तो ये जो पूरा का पूरा आपने अंदर लिखा है ना बेटा, इसका आंसर है 4/3, और बाहर क्या है 3g, 3g इंटू 4/3, 4g इज द आंसर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो बच्चा इसको पहली बार कर रहा है वो डरेगा, और डरना बनता भी है, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन ऐसे सवाल कई बार नीट में देखे गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपसे ना बने, आपसे बने, आपसे बनना चाहिए बेटा। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला टर्म ए आर स्क्वायर AR³, जीपी है, पहचान जाओगे, फील के साथ एकदम पहचान जाओगे कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है ये, बिल्कुल। अब जैसे ही इंफिनिटी तक होगा ये, इसका समेशन क्या लिखोगे, a/1 - r लिखोगे आप। एक समेशन आप मुझे करके बताइए, ठीक है। पहला टर्म है बेटा 2, ठीक है, पहला टर्म कितना है बेटा 2, दूसरा टर्म है 4, ठीक है, दूसरा टर्म क्या है बेटा 4, तीसरा टर्म है मान लीजिए 8, 8 है, ठीक है, और चौथा टर्म है मान लीजिए 16। बताओ जीपी है कि नहीं है, बताओ जीपी है कि नहीं है बेटा, ये इंफिनिटी तक है, ठीक है ना, ये जीपी है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, है? कैसे? देखो ए के जगह 2 मान लो आप, ए के जगह, यानी कि पहला टर्म वो तो 2 हो गया, ठीक है, प्लस यहां पे देखना 2 में क्या मल्टीप्लाई है, यानी कि ए में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, ए में आपका 2 मल्टीप्लाइड है, तो आर की वैल्यू 2 हो गई, प्लस यहां पे देखो ए को तो 2 मान लिया है आपने, वो तो हो गया, उसके अलावा क्या मल्टीप्लाइड है, 4 मल्टीप्लाइड है, विच इज आर स्क्वायर के बराबर, तो वही तो चल रहा है, ए आर स्क्वायर, खत्म, ए आर स्क्वायर, फिर AR³, 2 आ रहा है आंसर। अरे गजब, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, नीचे आ जाएगा बेटा आपका 1 - r, है ना। अब देखना ध्यान से, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 - r लिखो, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r - 1 लिखो। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीख लो बस, अगर ऐसा है तो r - 1 लिख दो बस। 1 - r लिखते हैं जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और r - 1 लिखते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो 2/2 - 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा 1। सब लोग सीखे? कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट रह गया ना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, सच बोलना एकदम, है ना, थोड़ा थोड़ा डाउट रह गया ना बेटा, यस। अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, रिवाइज करो। मुझे पता है पहली बार जब भी मैं पढ़ाता हूं ये बच्चों को, देखो कई बच्चे तो इसको छोड़ के जाते हैं, अरे इतना कुछ कौन करता रहेगा, है ना, इतना कुछ कौन करता रहेगा, कौन पढ़ेगा ये सब, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बस ये था कि 3G हमने कॉमन ले लिया था बेटा, बाकी जो भी बचा हुआ था हमने अंदर लिख दिया था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, एक रिवीजन मारो, क्लियर हो जाएगा। नया कंसेप्ट है बेटा,
देखो यार, जैसे मान लो तुम कुछ खाने पीने की तुमको आदत है ना, नॉर्मल इंडियन खाना खाते हो आप, कभी आपको भेज दिया जाए बिल्कुल चाइना, वहां पे कुछ भी सांप चमगादड़ कुछ भी खाते रहते हैं, अब भूख लगेगी तो खाओगे ना बेटा, खा लिया तुमने, नहीं डाइजेस्ट होगा ना, पहली बार खाया है, अगली बार फिर खाओगे क्योंकि भूख लग रही है, कुछ है नहीं खाने को, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी जो था ना, बिल्कुल सांप और चमगादड़ की तरह का कंसेप्ट था। ऐसे कंसेप्ट आते रहेंगे, इनको ऐसे किल करते रहना है ना बेटा। हाँ। उल्टियां आनी चालू हो चुकी है बच्चों को ऑलरेडी। चलिए, तो बच्चों जीपी इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कर लोगे? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट का मौका दूं मैं आपको? हाँ। अच्छा, ये ना तब है जब nth टर्म को जोड़ना है, इंफिनिटी तक नहीं है, n तक है। मान लो वो टर्म 3 टर्म्स तक है, 4 टर्म्स तक है ना। वैसे ये आपको सच बताऊं तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी, आपको इंफिनिटी वाला ही याद रखना है ना। यस, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव अहेड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे वेक्टर एडिशन। बहुत प्यारा, बहुत आसान। पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं मानता हूं, डिफिकल्ट क्या, नया था, बट ये बहुत मजेदार चीज है। चलो बताओ, रामायण महाभारत सबने देखी है? इधर से होते थे हमारे अर्जुन महोदय, है ना, इधर होते थे कर्ण, ठीक है, दोनों एक दूसरे की एकदम एंटी थे बेटा। अर्जुन पांडवों के ग्रुप में थे और कर्ण किस में थे, वो कौरवों के साथ लड़ते थे, क्योंकि कर्ण को अपनी पर्सनल इश्यूज थे पांडवों के साथ। वो बचपन में कुछ शिक्षा लेने आए थे, तो पांडवों के गुरु ने बोल दिया कि तुम तो सूद पुत्र हो, तुमको नहीं सिखाएंगे। तो उनको गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली एकदम, है ना, उसके बाद फिर आ गए वापस ऐसा। खैर, तो ये दोनों लगभग पावरफुल योद्धा माने जाते थे। सोचो, अगर इसने 5 न्यूटन का तीर यहां से छोड़ा होगा और कर्ण ने भी यहां से 5 न्यूटन का तीर छोड़ा होगा, तो क्या हुआ होगा? देखा है महाभारत में, दोनों तरफ से ऐसे तीर आते हैं, ऐसे 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 टकराते हैं, फिर गायब। अच्छा, परशुराम, सॉरी सॉरी सॉरी, परशुराम से, माय बैड, परशुराम भगवान, है ना। यस, हाँ, इधर से भी आया, इधर से भी आया, कैंसिल, 0। तो इसका आंसर कितना आया बेटा? 0। बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल 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 0 आ गया। हाँ सर, सही बात है। अच्छा, यहीं पे मैं कहता कि 5 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है, 5 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है, तो आप आंसर क्या देते बच्चों? तो आपका आंसर क्या होता बेटा? अच्छा, थर्ड लॉ है ये, अच्छा, एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन, वाह। तो इसका एक्शन का रिएक्शन कहाँ आ रहा है फिर? तो थर्ड लॉ कहीं भी लगा दोगे तुम, है? बाप रे, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 न्यूटन आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हो कि सर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सर आंसर 0 है। सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो सर आंसर 10 है। तो बेटा मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूं जिसका आंसर आप बिल्कुल दे पाएंगे। अगर मैं बोलूं अब ये 5 इधर है, 5 इधर है और ये 90 डिग्री है ना बेटा, तो बताओ इनका रिजल्टेंट का आंसर कितना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है? ठीक है, पहला ऑप्शन 5√2, दूसरा ऑप्शन 5√5, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 0। चलो बेटा, बहुत जबरदस्त चीज। 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो, कम ऑन। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सच बता रहा हूं, अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है अभी भी, तो एक बार पक्का रिवाइज करना, पक्का, है ना बेटा, एकदम पक्की बात बोल रहा हूं। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा क्लास के एंड में, ठीक है बेटा, मैंने देखा बहुत सारे अनम्यूट के रिक्वेस्ट आ रखे हैं, मैं अनम्यूट करूंगा, डोंट वरी। 70% लगभग बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मतलब ये आपको आता है ना, गुड जॉब गुड जॉब। फिर भी मेरा काम है इसको रिवाइज करा देना, चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। बेटा मेंटरशिप आपको कैसे मिलेगी प्लस में, तो इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको ना कल पहली क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आइकॉनिक वालों को तो अनअकैडमी की तरफ से 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी, बाकी बाकी बच्चों को हम अपनी मेंटरशिप देंगे, मैं अपनी मेंटरशिप दूंगा। एक छोटा सा रिकमेंडेशन है यार, देखो रियलिटी ये है कि आपको कई बार ये बताया जाता है कि हम आपको तीनों सब्जेक्ट का मेंटरशिप देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स का मेंटरशिप फिजिक्स के टीचर से लो, बायो का मेंटरशिप बायो के टीचर से लो, और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री से लो। कोई अगर आपको तीनों पीसीबी दे रहे हैं तो डेफिनेटली कोई एक सब्जेक्ट उसमें अच्छा होगा, बाकी की गारंटी नहीं है, क्योंकि एक फिजिक्स का टीचर आपको फिजिक्स अच्छे से समझा सकता है कि क्या चल रहा है, राइट। हाँ,
तो इसलिए बता रहा हूँ, राइट एवरीवन। तो हमारी मेंटरशिप यहाँ पे चलेगी, बिल्कुल चलेगी, और डेफिनेटली आपको सारा इंफॉर्मेशन इसका कल दे दिया जाएगा कैसे होने वाला है, और इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ एंड तक लेके जाऊंगा और सिलेक्शन कराऊंगा बेटा, बस लगे रहना। जो ये स्टार्टिंग वाला बैच है ना, स्टार्टिंग वाला बैच जो अभी स्टार्ट करता है ना बेटा प्लस पे, वो जबरदस्त होता है बिल्कुल, ठीक है। यस, आइए इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है वो अपन सीख लेते हैं, ठीक है बेटा। कोई डेरिवेशन हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो जीजी लाइव सब्सक्रिप्शन लगा के, कोड लगा के ले सकते हो आप, है ना बेटा। आइए देखो बेटा, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं ना, सिंपल सा फॉर्मूला आप प्लीज याद कर लो, पी और क्यू है, उनके बीच में मान लो थीटा का एंगल है। इनका रिजल्टेंट प्यारे बेटा ऐसे दिया जाता है, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को रिवाइज हो गया, कल की क्लास में बहुत काम आएगा। पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ इज जस्ट वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन आता है, कूलॉम्स लॉ आता है, जिसको वेक्टर एडिशन नहीं आता उसे कूलॉम्स लॉ नहीं आता, सिंपल है ना बेटा। अच्छा, तो ये केस हो गया। अब देखो बेटा, याद है हमने दो वेक्टर्स को ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा था, तो सबसे पहले मेरे बच्चे बताएंगे कि यहां पे अगर दो वेक्टर्स ऐसे रखे हैं पैरेलली, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि 180 डिग्री है कि 90 डिग्री है कि 270 डिग्री है? बताओ तो बेटा, ए बी सी डी बताओ तो। यहां पे मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूं, एंगल आप कितना रखेंगे बस मुझे आप बताइए, ठीक है। गो अहेड, कम ऑन, कितना एंगल आप रखेंगे? ये कंसेप्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा तुरंत के तुरंत, ये भी बहुत काम आता है। आज ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज। ओ माय गॉड मोदी जी, ये क्या हो गया? मतलब 32% नमूनों को लगता है कि ये एंगल 0 डिग्री है। बहुत बढ़िया बेटा, ये एंगल 180 डिग्री है। नहीं, मुझे पता है तुम जीरो को लेकर बहुत इमोशनल हो, तुमको जैसे किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में जीरो दिख गया, तुम वहीं जाके अटक जाते हो, एकदम वहीं जाके सीधा, एकदम वहीं जाके अटक जाते हो। अच्छा, मैंने रॉन्ग कॉल कर दिया क्या? मैंने रॉन्ग कॉल कर दिया, सॉरी सॉरी, हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं हम भी, है ना। खैर एनीवेज, बट जीरो में काफी लोगों ने वोट दिया था भाई, ये तो समझो। जीरो में वोट काफी बच्चों ने दिया था, ये कहना चाहता था मैं, है ना। हाँ, चलो जज्बात बदल दिए मैंने, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। जीरो में बहुत सारे 32-33% बच्चों ने वोट दिया था। बेटा कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर निकालना है, तो एक ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी ताल, उसमें गाना था ताल से ताल मिला, तो एंगल निकालने के लिए टेल से टेल मिला। जैसे ताल से ताल मिला है, वैसे ही आपको टेल से टेल मिलाना है। देखो, ये इसकी टेल है, इसको हेड बोलते हैं, जहां एरो होता है पीछे वाला टेल कहलाता है। ये इसका टेल है बेटा। टेल से टेल मिलाने का क्या मतलब है? इस वाले वेक्टर को उठा के यहां पे रखो, तो इसका पहले वाले का ऐसे रहेगा, दूसरे वाले का टेल यहीं पे आके चिपक गया, ऐसे आ गया, दोनों की पूंछ एक दूसरे से चिपक चुकी है बेटा। यस, तो ये एंगल है बेटा 180 डिग्री। लो भाई, अब तो दिख रहा है तुम्हें 180 डिग्री, इसमें तो डाउट नहीं है बेटा, है ना, ऐसे फैला हुआ है पूरा 180 डिग्री। तो क्या करोगे आज के बाद, अगर एंगल निकालना होगा दो वेक्टर्स के बीच का, हमेशा दोनों के टेल को हम ज्वाइन करेंगे, है ना। यस, प्रियांशी बेटा, यूट्यूब इज कमिंग वेरी सून, ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, बाकी जो फीचर्स हैं वो आपको प्लस पे मिलेंगे एक्स्ट्रा, बट हाँ यूट्यूब पे बहुत जल्दी क्लासेस होंगी। मैं बस थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, है ना, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना बेटा। मैं नहीं छोड़ूंगा यूट्यूब पे पढ़ाना, आप मुझे जितना प्यार जितना सपोर्ट मिला है वो यूट्यूब से ही मिला है, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बंद कर दूंगा और बोलूंगा अब तो मैं बड़ा टीचर बन चुका हूं, आ जाओ, है ना, मेरा कोड लगाओ और मुझसे पढ़ो। नहीं, जो प्लस है वो चलेगा, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म वो चलेगा, लेकिन यूट्यूब वो हम करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल, ठीक है, होगा। यस, बट हाँ, प्लस के और आइकॉनिक के बेनिफिट्स ही अलग हैं, बट जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मैं ऐसे फोर्स नहीं कर सकता ना कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ तुमको मेरे से पढ़ना है, तुम्हारी गरज है, तुम खरीद लो। अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर आप नहीं उस फाइनेंशियल कंडीशन में है, मत खरीदिए। आपको YouTube पे पढ़ाई अच्छी खासी मिल जाएगी, उसके अलावा एक काम करना, किसी सीनियर या किसी को भी जानते हो जिसने निकाला हुआ है नीट, उसकी गाइडेंस में रहना बस। और अगर सच में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है ना, मुझे बस मेल कर देना कि सर आप, मैं YouTube पे ही आपसे पढ़ूंगा लेकिन आप मुझे गाइडेंस भी दे दो, तो मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगा बेटा।
अगर फाइनेंशियल से सच में, झूठ मत बोलना उसमें, है ना, वरना जो सच में कोई डिजर्व कर रहा होगा ना उसको फिर वो मिल नहीं पाएगा मेरा पर्सनल अटेंशन एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो डोंट वरी बेटा, सब होगा, सब होगा, ठीक है। चलो अब बच्चे जो मैं कहने वाला था, इसका आंसर है 180 डिग्री, क्योंकि टेल से टेल मिलाया। अच्छा तो सर इस फॉर्मूले में इसको रखें क्या, एक बार रख के देखते हैं। 180 डिग्री है सर, रख के देखते हैं। तो रिजल्टेंट स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस 180 इज -1, -1 होता है बेटा, तो यहाँ पे -2 PQ आ जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला आपने पक्का दिखा होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, क्या होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस स्टेप से इस स्टेप पे आने में परेशानी हुई क्या किसी को, है ना, इससे इससे आने में कोई परेशानी नहीं हुई ना बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर गायब। अब देखो बेटा रिजल्टेंट कितना आया, p माइनस क्यू। तो दो वेक्टर्स को रिजल्टेंट निकालने के लिए सबट्रैक्ट कब करते हैं, जब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है, सबट्रैक्ट सिर्फ तभी करोगे जब एंगल 180 डिग्री रहेगा। एक बार जल्दी से हाँ या ना बोल दो भाई। तो आज के बाद 180 डिग्री दिख जाए, अगर आज के बाद अगर 180 डिग्री दिख जाए, सबट्रैक्ट कर देना सीधा। तो इसीलिए हमने बोला था 5 और 5 0 हो गए, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं 5 इधर लग रहा है 5 इधर लग रहा है, अब कितना एंगल है बोलो तो बेटा, सेम है, ताल से ताल मिला, मतलब टेल से टेल मिला, है ना। टेल से टेल मिला के देखो तो एक ऐसा आएगा, दूसरा भी उसी के ऊपर आ जाएगा। अब 0 डिग्री है। अब ऐसा सीन है देखो, ऐसे एक के ऊपर एक, तो 0 डिग्री है ना। पिछले वाले में ऐसे था बेटा, एकदम ऐसे, तो ये 180 डिग्री। फ्लिप मारना जानते हैं आप लोग, फ्लिप, कुछ लोग 180 डिग्री का फ्लिप मारते हैं, ऐसे दोनों टांग इधर और इधर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री का फ्लिप ना बेटा। 0 डिग्री का फ्लिप थोड़ा ना बोलते हैं, तो मैं भी कर लूं, अभी बैठे बैठे कर दूंगा मैं तो 0 डिग्री का फ्लिप, लो ऐसे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये 0 डिग्री है, वो 180 डिग्री था। अगर 0 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, याद है ना, यहाँ पे कॉस थीटा होता था ना बेटा, ये 1 हो गया। क्लियर। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फॉर्मूला है, यानी कि दिस इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटाओ, पी प्लस क्यू। मतलब अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं ना, सिंपल सा कंक्लूजन, तो एक चीज याद रखो, अगर एंगल 0 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच का, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को पकड़ के जोड़ दीजिए। अगर ये भी 5 है ये भी 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अगर एंगल 180 डिग्री है और रिजल्टेंट निकालना है, तो P माइनस क्यू कर दीजिए। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ना तो ये करोगे ना तो ये करोगे, रिवाइज करा देता हूं, जो बता रहा हूं वही करोगे, ठीक है। तो देखो बेटा, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। अब बोलो बेटा कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये गायब। तो बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, खत्म, खत्म। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बोलो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, बोलो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, बोलो बेटा कितना आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 5। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो बेटा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 रूट 2। ये अगेन एक शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली, ये अगेन एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताते हैं आपको। अगर दोनों तरफ सेम वेक्टर है, यहां पे भी P है यहां पे भी P है, और 90 डिग्री का अगर एंगल है, तो ये सीधा P इंटू रूट 2 हो जाता है। कहां से आया समझे, यहीं से तो आ रहा है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करके देख लो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करके देख लो, P रूट 2 आ जाएगा। आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ इसी पे बेस्ड है। कल जब मैं कूलॉम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो कई लोग ऐसे मुंह खोल के बैठ जाएंगे, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी करते रहते हैं सर, इसीलिए। क्लियर बेटा, यस एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो आज के बाद 90 डिग्री रहेगा तो डायरेक्ट ऐड करोगे क्या, नहीं करोगे। कंक्लूजन ये है, अगर ये P है ये Q है, तो आप रिजल्टेंट लिखेंगे बेटा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, रूट आ जाएगा यहाँ, या तो उधर भी स्क्वायर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, मान लो बेटा ये 5 है ये 5 है ना, इनका रिजल्टेंट कितना अभी डिस्कस किया था बेटा हमने, 5 रूट 2। क्या आप बता सकते हैं वो कितने एंगल पे होगा ये रिजल्टेंट, मैं बता देता हूं आपको, 45 डिग्री पे होगा। आप बताइए क्यों हुआ ऐसा,
वैसे एक फॉर्मूला भी है उसका, है ना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, उसका एक फॉर्मूला भी है बेटा। तो रिजल्टेंट का एंगल tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इससे तो आता ही है, लेकिन यहां पे इसलिए हुआ ना क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर है। तो हमेशा याद रखना, अगर दोनों तरफ लगने वाला फोर्स बराबर होगा तो रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करेगा। रिजल्टेंट क्या करेगा बेटा? बाइसेक्ट करेगा, एकदम दोनों के बीच में से होके जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो आप। देखो Q यानी कि ये वाला हो गया वेक्टर, तो वो 5 के बराबर है। साइन थीटा, दोनों के बीच में कितना एंगल बेटा? दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री, तो साइन 90 आ जाएगा यहाँ पे 1। नीचे आ जाएगा देखो P, तो P भी 5 के बराबर है, Q भी देखो 5 के बराबर है, और cos 90 हो जाएगा बेटा 0। तो ये 0 हो गया, 5/5 1 आ गया, tan अल्फा 1 आ रहा है, और tan अल्फा 1 कब होता है? 45 डिग्री। ये एक्सप्रेशन समझ में आया बेटा? ये वाला फॉर्मूला समझ में आया बेटा? बहुत बेसिक सी बात है, क्या बढ़िया रिवीजन चल रहा है क्या आपका एकदम? हाँ। या फिर आप चाहो तो इसमें सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी 5 है, बेस भी 5 है, तो 1 ही आएगा सर। क्लियर एकदम? कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। अब बताइए इसमें क्या आएगा एंगल? ठीक है, मैं आपसे ना सिंपल सा क्विज करवा रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल सा, बस सोचने का तरीका देखते हैं कौन कौन सोच पा रहा है, कौन कौन नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, और मान ले बेटा ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये मान ले 45 है, ये 45 है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछता हूं बेटा, इन केस में रिजल्टेंट यहां पे आएगा क्या? ए ऑप्शन। यहां पे आएगा क्या रिजल्टेंट? बी ऑप्शन, है ना? या फिर एकदम 45 पे ही आएगा? नहीं सर हम नहीं जानते, 45 पे ही आएगा, सी ऑप्शन। तो बस ए बी सी 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से आप बता दो कौन सा आपको सही लगता है, कहां पे आएगा रिजल्टेंट। बहुत मस्त कंसेप्ट है, वी विल सी दैट। आइए देखते हैं कहां पे आएगा बेटा रिजल्टेंट। ए पे आएगा कि बी पे आएगा कि सी पे आएगा? ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने जो डेमोक्रेसी का शुरुआत करी है ना बेटा, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो ए के साथ 41 और सी के साथ 37। देखो बेटा सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट बाइसेक्ट तभी करेगा एंगल को जब, कंप्लीट द सेंटेंस, रिजल्टेंट कब बाइसेक्ट करेगा? हाँ डी वाले भी थे ना, हाँ, कब बाइसेक्ट करेगा? जब दोनों वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे। लिखो इसको कहीं पे लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल ओनली व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, ये हर एक एंगल के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्टेंट बाइसेक्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो एक इधर है, एक इधर है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री मान लो, चलो 60 डिग्री है। क्या रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा? हाँ बोलो, हाँ, यस डेफिनेटली करेगा। तो किसी भी एंगल पे हो दो वेक्टर्स, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो रिजल्टेंट उनके बीच में होगा, रिजल्टेंट उनके बीच में होगा। तो अब इसको ऐसा कह लो कि रिजल्टेंट की यहां पे एक घर वाली एक बाहर वाली है ना, दो है, दोनों से बराबर बराबर प्यार करता है। अगर बराबर बराबर प्यार करता है तो बीच में रहेगा, एकदम बीच में। ये घर वाली है बाहर वाली, एकदम बीच में रहेगा। ठीक है, बराबर बराबर टाइम दोनों को देता है। लेकिन यहां देखो रिजल्टेंट का क्या केस होगा। एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस है। मैं कल को हवाई जहाज का एग्जांपल दूं तो क्या मुझे हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस है? कुछ भी मतलब है, कमाल करते हो यार तुम। यहां पे देखो ये बाहर वाली 4, घर वाली 3, ओहो बाहर वाली से ज्यादा प्यार है, तो रिजल्टेंट बीच में नहीं होगा, बाहर वाली की तरफ झुक जाएगा इधर। तो हमेशा हमेशा वेक्टर का रिजल्टेंट उधर जिससे ज्यादा प्यार। क्लियर? दोनों से बराबर प्यार तो बीच में, किसी एक से ज्यादा प्यार तो उधर ज्यादा झुक जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, बड़े वेक्टर के पास तो बड़े वेक्टर की तरफ झुका हुआ होता है। एकदम बढ़िया एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है सर समझ आया, बट इसको फॉर्मूला से करके भी बताओ पापा, है ना? तो देखो इसको क्यू मान लो बेटा, इसको पी मान लो, अभी फॉर्मूला से करके बताते हैं। देखो तो देखो tan अल्फा बराबर, अल्फा मतलब रिजल्टेंट का एंगल अल्फा कहलाता है। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट कितना बनाएगा वो अल्फा कहलाता है। tan अल्फा बताओ क्या फॉर्मूला? क्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, क्यू की वैल्यू सर 4 है, साइन 90 डिग्री है ना,
साइन 90, साइन 90 होता है सर 1, ओके, अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, p की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो तो 3 है सर, और q cos 90, हाँ सेंटर ऑफ मास टाइप का कुछ है, बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का लॉजिक कुछ कुछ ऐसा ही होता है, वैसा ही, हाँ देखो तो q cos थीटा cos 90 0, तो यहाँ पे हो गया 0। 4/3 आ रहा है क्या बच्चों, 4/3 आ रहा है क्या बेटा tan अल्फा की वैल्यू, हाँ। अच्छा अब ये बताओ, ये वाला ट्राइंगल नहीं आता क्या तुमको, कि ये कितना एंगल होगा निकालना आता है, नहीं आता, मैं वो भी बताएगा, मैं सब बताएगा, मैं सब पढ़ाएगा, मैं सब बेसिक पढ़ाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक ट्राइंगल है जहां पे एंगल्स होते हैं 37 और 53, ठीक। ये ट्राइंगल जनरली बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, एक को 3 मानो, एक को 4 मानो, एक अपने आप 5 बन जाता है ना बेटा, और फिर 5 और 3 के बीच का एंगल होता है बेटा 53। ये एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे 37 हो जाएगा, देखो टोटल है 180, है ना। याद करने का तरीका, 5 और 3 के बीच का एंगल 53। अब एकदम तेजस्वी टाइप के डाउट मत पूछना, एक बच्चा मेरे पास एकदम रात के 3 बजे फोन करके पूछ रहा था, सर मैंने ये ट्राइंगल भूल गया, फिर मैं निकालने की कोशिश किया, गलत आंसर आ गया सर, आप गलत गलत पढ़ा दिए। मैंने बोला अच्छा क्या किया तूने, कहता सर आप ऐसे तो पढ़ाए थे 5 और 4 के बीच का एंगल 54, तो सर आंसर ही नहीं आ रहा मेरा तो। अरे बेटा ये कोई रूल थोड़ी है कि दो साइड के बीच का एंगल बराबर होगा, सेम होगा मतलब वही होगा, नहीं, ये सिर्फ यहां पे लगता है, गलती से लग गया है, उसका फायदा उठाओ, याद करो, हर जगह अप्लाई मत करो, है ना बेटा। हाँ बिल्कुल मौज कर दी भाई ने एकदम, हाँ बहुत परेशान था सर, एंगल ही नहीं आ रहा। अब बताओ बेटा, अगर इसी ट्राइंगल में tan 53 निकाला जाए, tan 53 बताओ तो 4/3 होगा नहीं होगा, क्या क्या रिवाइज करा दिया यार मैंने इतने छोटे से टाइम में, और ये सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट जो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 4/3 होगा, यस। तो बताइए कितना एंगल आ गया, अल्फा 53 डिग्री। अब बेटा बोलो 45 से ज्यादा आया कि कम आया, ज्यादा आया। हाँ प्रियांशी बहुत बढ़िया ना, प्रियांशी ने पहले खूब स्पैम किया, सर यूट्यूब पे पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, पूरी एनर्जी थी, सर यूट्यूब पे पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, जैसे आंसर मिल गया पढ़ाओगे, हाँ। अब कहे सर अब नींद आ रही है यार, अब तो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, अब तो आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो, है ना। अरे सर हम तो उनकी इज्जत करते हैं जो कहते हैं हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, हम तो खाली प्लस पे पढ़ाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लो, आप तो सर यूट्यूब पे भी पढ़ाओगे, अब तो आपको देखते ही उबासी आ रही है सर, अरे अच्छा ठीक है, रोस्टिंग थी है, डोंट वरी प्रियांशी जी। अच्छा क्लियर है एकदम बेटा, 53 डिग्री 45 से ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो किधर झुका हुआ है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट झुका हुआ है जिधर बड़ा मैग्नीट्यूड हो। ओके चलो, ओके वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग, आप लोग बस मुझे ये बताओ कि किधर होगा रिजल्टेंट, किस तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। ये 6 है, ठीक है बेटा, और ये है मान लो 4, आप बस मुझे बताओ किधर होगा रिजल्टेंट, 6 की तरफ, 4 की तरफ, 6 की तरफ। अब आप समझ चुके हो जो मैं समझाना चाहता हूं, तो इस तरफ हो जाएगा। हालांकि मजे की बात यह है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ज्यादातर सवाल ऐसे मिलेंगे कि स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन मैं यही वाला कराऊंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर कोई यही कराता है ना। तो इसमें आप देखोगे एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस बनेगा। तो मैं आपको यही चीज डायरेक्टली बताऊंगा कि देख बेटा यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो ये p√2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और ये एंगल 45 हो जाएगा। तब जो रोना धोना मचाएगा, जोर जोर से पछताएगा, क्योंकि हमारे होते हैं बेटा गुंडे, हमारे होते हैं बेटा फील वाले गुंडे, हम भेज देते हैं उनके आपके घर, और जो कुटाई जो कुटाई जो कुटाई होती है ना, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए कर लेंगे, अब आप लोग एंगल का काम कर लेंगे बेटा, है ना। यस, तो ये सब रूल्स आपको एकदम पता होना जरूरी था, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, क्या करूं, एक आध क्वेश्चन करा दूं कि कैसे करूं, एक आध क्वेश्चन करना है क्या। बाकी देखो वेक्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मैं 11th कराऊंगा ना तो वेक्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बताओ सर ने वेक्टर क्यों पढ़ाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ाया, क्योंकि कल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये जरूरी था कि हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पता हो, कल के लिए कराया मेनली, ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसी से आपको क्लियर होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसा मैं हर चैप्टर के पहले कर दूंगा, यू आर फाइन विद दैट ना। कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है किसी में, जैसे अभी मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट होगा ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारे धुएं उड़ा देगा एकदम, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको नहीं आता उसको मैग्नेटिज्म नहीं आता बेटा, तो एक क्लास पहले रखेंगे स्पेशल पे, और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन की जरूरत देखो अभी जरूरत नहीं है इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, बट मैं कराऊंगा, धीरे से कराऊंगा, वी विल डू दैट एज वेल, ठीक है।
यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? ये बताता है डायरेक्शन। ठीक है, ये पढ़ लो बेटा, थोड़ी सी थ्योरी है, पढ़ लो, है ना। क्या बताता है यूनिट वेक्टर बच्चों? डायरेक्शन। क्या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक होता है सर मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है सर डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। 11th होगा ना, एक और बैच अभी लॉन्च होगा, डोंट वरी, 11th उसमें होगा 2023। अब देखो जैसे मैंने लिखा है F बराबर 10 न्यूटन, बताओ स्केलर फॉर्म में लिखा है कि वेक्टर फॉर्म में? 10 न्यूटन, बस ऐसे लिखा हुआ है 10 न्यूटन, खत्म हो गई बात। स्केलर है ये बेटा स्केलर फॉर्म में। वहीं पे अगर मैं लिख दूं F बराबर 10 आई कैप, तो क्या हमारे बच्चे स्मार्ट हैं ये समझने के लिए कि ये 10 इसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप इसकी डायरेक्शन है? हाँ, और आई कैप डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। कभी भी आई कैप दिखाई दे जाए तो समझ जाना एक्स एक्सिस की बात चल रही है। वाई एक्सिस में कौन होता है फिर? जे कैप, यूनिट वेक्टर इज जे कैप। और जेड एक्सिस में के कैप। बाहर की तरफ आने वाला z प्लस के कैप होता है, अंदर की तरफ जाने वाला z माइनस होता है, तो माइनस के कैप है ना। तो देखो बाहर अंदर को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बाहर मतलब डॉट, अंदर मतलब क्रॉस। बाहर मतलब डॉट यानी कि दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि प्लस के कैप है बेटा, ये समझ जाना कभी भी ना, बाहर आ रहा है। और ये क्रॉस जो है वो अंदर जा रहा है, तो ये माइनस के कैप है बेटा, ये इनवर्ट जा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक आप जानते हैं ना। अगर एक वेक्टर आपकी तरफ ऐसे भागता 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 आ रहा है, देखो अभी लगेगी, थोड़ी सी लगी तो नहीं, अरे लग गई, तो आपको डॉट दिखाई देता है। जब आपकी तरफ वेक्टर आता है तो आपको डॉट दिखाई देता है। इसीलिए जब स्क्रीन से वेक्टर बाहर आ रहा है तो आपको डॉट दिखाई देगा। लेकिन अगर वेक्टर दूर जा रहा है तो वेक्टर के पीछे ऐसे क्रॉस क्रॉस से बने होते हैं, तीर के पीछे, तो तीर का आपको पिछवाड़ा दिखाई देता है, विच इज क्रॉस, तो आप क्रॉस बोलते हैं। क्लियर है ये सब? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई वेक्टर ऐसे गिवन है 10i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपसे बोलेंगे इसका यूनिट वेक्टर बताओ, यानी कि इसकी डायरेक्शन बताओ, कौन से डायरेक्शन में है। तो बेटा यूनिट वेक्टर को सबसे पहले तो ऐसे टोपी बनाओ। ए कैप का मतलब क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर ए। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ऊपर लिखो ए वेक्टर, नीचे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल तरीका समझा देता हूं। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर 1 नहीं आएगा बेटा। अरे अभी तुम थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हो, रुको 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 रुको। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है? ऊपर लिखो ए वेक्टर, नीचे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ऊपर जैसा ए वेक्टर है ना वैसा लिख दो आप, तो 2i मतलब 10i सॉरी, 2j 3k, समझे? ऊपर सिंपल वेक्टर को लिख दिया, ये समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता है? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। कितना आ रहा है? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 100, वाई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, और जेड का हो जाएगा 3 तिया 9, है ना। तो आपका आंसर आएगा बेटा 10i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1। कितना आ रहा है? 113। ये है यूनिट वेक्टर। आप लोग कह रहे थे सर 1 है। अरे इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। अगर तुम अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर थोड़ी ना 1 के बराबर होता है। ये है आपका यूनिट वेक्टर इस केस में, ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 तुम चाहो तो प्रूफ कर लो। कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड बेटा? देखो पहला टर्म है 10 अपॉन अंडर रूट 113, सब में डिवाइड होगा ना रूट 113, तो पहला हो गया इसका स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन इट्स बेट्स, बोल दो, हाँ बोल दिया। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, है ना बेटा, इसका स्क्वायर। यहाँ पे 3 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसका करके देखो सॉल्व, आंसर 1 आएगा। तो ठीक है, आपको ये याद था, बहुत अच्छी बात है कि सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन क्या यूनिट वेक्टर अपने आप में 1 के बराबर होता है? नहीं, ये बोलना गलत है। सर कभी भी मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा। क्लियर? अच्छा अब देखो, कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस है, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे मान लो Q2 है, तो इनके बीच का फोर्स होता है बेटा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कल आप पढ़ोगे ये चीज, है ना। अभी भी थोड़ा पढ़ा देता हूं। बताओ ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। इट इज टेलिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। डायरेक्शन की जब बात आती है ना बेटा, डायरेक्शन की जब बात आती है ना, तो इसमें एक आर कैप भी जुड़ जाता है। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब आप बताइए आर वेक्टर क्या है? आर कैप क्या है?
दिस इज द यूनिट वेक्टर, यही है बेटा यूनिट वेक्टर। निकालना कल सिखाऊंगा, फॉर्मूला आज क्लियर कर दूंगा। यही है आपका यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां तो आर है, यहां तो आर है सर, तो आर का आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके ना क्यूब बन जाते हैं। और कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये क्यूब आखिर आया तो आया कैसे। स्केलर फॉर्म में तो स्क्वायर होता था, तो ये वेक्टर फॉर्म में क्यूब कहां से आ जाता है? तो बताओ कहां से आ जाता है? क्योंकि हम इसमें वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट वेक्टर के डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा आर दिखाई देता है। हाँ, मजा आया, फील आ गई, सिंपल हो गया एकदम। आज जाके भाई कई बच्चों को समझ में आया कि ये फॉर्मूला आखिर आया तो आया कैसे, है ना बेटा। तो वेक्टर का ये एप्लीकेशन है, राइट एवरीवन? ठीक है बेटा। चलो, तो आज मैंने आपको जीपी थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज करा दिया है, थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो गई है, थोड़ी सी मुलाकात हो गई है, कल के लिए एक्साइटेड हो गए हैं हम लोग, है ना। रेगुलर टाइमिंग्स बेटा 6 PM का रखेंगे, बट कल मैं कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह 11 बजे टाइप्स आपका क्लास रख लूं, चलेगा ना? कल 11 बजे रख लेंगे, ठीक है? हाँ जी, ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, एंड इफ यू वांट एंड इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड, तो बेटा आप नीट ड्रीम टीम से डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। नीट यूजी 2022 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 17 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप स्केप्टिकल हैं कि इतना वर्थ होगा कि नहीं होगा, वर्थ तो होगा, ये तो आप भी जानते हो, तो हम भी जानते हैं, क्योंकि मेंटरशिप भी मिल रही है आपको यहाँ पे। और आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ो, यू हैव ऑल द अनअकैडमी एजुकेटर्स, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल, है ना। और सबसे अच्छी बात है बेटा, 17 सितंबर तक ये आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, 10+10%, ठीक है? तो आप देख लेना, जो आपको अच्छा लगे यू कैन टेक। इस बार प्लस बहुत अलग लेवल पे होगा, 2 घंटे के आसपास की क्लास रखूंगा मैं अक्टूबर 1 से, अभी 1.5 घंटे की है, एंड यू विल हैव 11th 12th ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है बेटा? यस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। किसी को अनम्यूट अनम्यूट होना है? कौन होना चाहता है अनम्यूट, बताओ। होना है तो बता दो भाई आप। विशाखा, ओके। और बेटा आप कोड कौन सा लगाना है आपको? जीजी लाइव इफ यू वांट, है ना। हाय विशाखा, कैन यू हियर मी? यस सर। हाय बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल सर एक्साइटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन, आप पापा बन गए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम्म। थोड़ा ब्लेसिंग रखना छोटे बच्चे पे आप सभी लोग। अभी वो हॉस्पिटल हाँ में, उसको सर। जॉन्डिस हो गया था बच्चों एक्चुअली। तो जॉन्डिस इज वेरी कॉमन टू न्यू बॉर्न बेबीज, वैसे तो इंडिया में ठीक हो जाता है, बस अभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। अभी मैं वहीं भागूंगा तुरंत आपकी क्लास लेके, पता है। देखो टैग भी नहीं हटा, ये हॉस्पिटल का टैग है, ये लगाना पड़ता है ताकि वो अंदर जाने दे। तो मैं बस आपकी क्लास लेने आया था, आई विल गो बैक। चलो, थैंक यू। आप कैसे हो बेटा? सब ऑल गुड? तैयारी शुरू करनी है हाँ ना कल से? सर, हाँ सर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ओके सर। विशाखा, अच्छा, ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज भी हुआ है ना, नाइस। डाउट वाउट का थोड़ा सा और बेटर हो गया है, नाइस नाइस नाइस। तो अपन प्लस की क्लासेस में भी खूब अनम्यूट अनम्यूट खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। जोश एकदम हाई है, राइट? हाँ, चलो, लव यू ऑल बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। नोट्स आप यहाँ से पक्का डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेंटरशिप कैसे होने वाली है, बहुत जबरदस्त प्लान किया है। ऑल द डिटेल्स यू विल गेट इन द नेक्स्ट क्लास। कल की जो पहली क्लास है हमारी, वहां पे सारी डिटेल्स दे दूंगा मैं आपको, और आप उसको फॉलो करो और इस बार मचाओ, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।